तो सबसे पहले जो है वो हम क्या लेने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। So in this lecture, we will study some physical as well as chemical properties. किससे फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं बच्चों, याद करो जरा, 11th में हमने ये पढ़ा हुआ है। जो देख के समझ आ जाता है वैसा। देख के समझ आ जाए या फिर जो स्टेट में कलर change स्टेट। होने पर, हाँ, मतलब उसके केमिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना हो। प्रॉपर्टी स्टडी करने के टाइम केमिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना हो, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस या जो उसका स्टेट है वही चेंज हो रहा हो, उसे हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि कलर, ऑर्डर, टेस्ट, स्टेट, और खास तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोलिबिलिटी। बराबर है। तो हम दो तरीके के हेलाइड्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन से? एक तो अल्काइल हेलाइड्स और दूसरा एराइल हेलाइड्स, जिसमें एरोमेटिक रिंग्स जो है वो जुड़ी हुई होती है। तो पहले हम अल्काइल हेलाइड की अगर बात करें, तो अल्काइल हेलाइड्स जो प्योर फॉर्म में होते हैं तब वो कलरलेस होते हैं। सबसे पहली बात यह, most of the alkyl halides are colorless in its pure state, but sometimes what happens, some bromides and iodides, ये याद रखिए, जिसमें ब्रोमीन जुड़े हो या आयोडीन जुड़े हो, ऐसे जो हेलाइड्स है वो अगर एयर के टच में आते हैं, ओपन एयर में उसे ज्यादा देर रखते हो, देन इट बिकम्स येलोइश। उसका कलर जो है वो स्लाइटली येलो जैसा हो जाता है, वो याद रखना। या कभी कभी डार्क येलो भी हो जाता है या ऑरेंज भी हो जाता है, बट येलो जो है वो मेजोरिटीली देखा जाता है। प्योर फॉर्म में तो वो कलरलेस ही होते हैं, बट एयर के टच में ज्यादा देर तक रहे तो ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स अपना कलर जो है वो कौन सा दिखाता है, येलोइश कलर जो है वो दिखाते हैं। अगर लाइट उसके ऊपर ज्यादा देर तक एमिट हो तो वो याद रखना है। बराबर है। इसमें जो अल्काइल हेलाइड्स की बात करते हैं, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड है, ये सारे जो अल्काइल हेलाइड्स है उसमें से मेजोरिटी अल्काइल हेलाइड्स जो है दे आर वोलेटाइल इन नेचर, ये याद रखें। इजीली वेपराइज हो जाते हैं, ऐसे है। अल्काइल हेलाइड्स जो है वो इजीली वेपराइज हो जाता है। एराइल हेलाइड्स की बात करें तो एक तो वो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा पाए जाते हैं। एराइल हेलाइड्स जो है वो शुरुआती जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, और हायर वाले जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। वैसे ही अगर अल्काइल हेलाइड की बात करो तो जनरली दे आर गैसियस इन नेचर, स्मॉलर मोलिक्यूल्स आर गैसियस इन नेचर, बट एज द मोलिकुलर मास इंक्रीजेस, मतलब कि हेलाइड्स, हेलोजन एटम्स बढ़ते हैं या अल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं, दोनों सिले में इसका मास तो बढ़ता ही है, तो वो गैस के बदले लिक्विड या सॉलिड पाए जाते हैं। मतलब एज द मास इंक्रीजेस स्टेट चेंजेस फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। यहाँ पर लिक्विड एंड सॉलिड गैस फॉर्म में जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रेयर एराइल हेलाइड मिलता है, लगभग कोई नहीं, ये हम कह सकते हैं। तो ये जो कलर और स्टेट की बात हुई, ऑर्डर की बात करें तो सम ऑफ द अल्काइल हेलाइड्स पजेस स्वीट स्मेल, ये याद रखें। हमने कहा सम ऑफ द अल्काइल हेलाइड्स, मतलब सारे के सारे नहीं, कोई कोई अल्काइल हेलाइड्स है वो स्वीट स्मेल पजेस करते हैं, बट कोई कोई अल्काइल हेलाइड खतरनाक भी है, उसे स्मेल नहीं करने चाहिए। जैसे कि एक का एग्जांपल आप दोगे, किसको स्मेल नहीं करना चाहिए, याद है आपको? आपने प्रॉपर्टी में कहा था, इंट्रोडक्शन में कहा, हाँ, क्लोरोफॉर्म, क्योंकि वो जनरल एनेस्थेटिक है। तो अगर आपको पता नहीं है कि ये क्लोरोफॉर्म है या बाकी कुछ है, तो हम अननोन समझकर उसे अगर स्मेल करेंगे, और अगर वो क्लोरोफॉर्म निकला तो हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसे थोड़ी देर के लिए वो अनकॉन्शियस कर सकता है, जिसे हम एनेस्थेसिया नाम देते हैं। बराबर, ये अल्काइल हेलाइड की बात हुई। एराइल हेलाइड में कलर ऑर्डर की बात करें तो जनरली ऑर्डरलेस होता है, हमने ये कहा। बराबर है। पर्टिकुलर रेयर एराइल हेलाइड से वही ऑर्डर जो है वो पजेस करते हैं। टेस्ट करना नहीं चाहिए कलर ऑर्डर टेस्ट में। स्टेट की बात करें तो हमने लिखा इधर लिक्विड और सॉलिड। मेन चीज है बात की है जिसको आपको याद रखना है। ये सारी छोटी मोटी बातें थी जो हमने की, बट जिसके साथ लॉजिक जुड़ा हुआ है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग अलग अल्काइल हेलाइड्स के, या हेलोजन से ही में तो अलग अलग अल्काइल ग्रुप है। तो जो छोटे वाले मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड है, वो जैसे हमने कहा गैसियस है, इसका मतलब दे आर ऑलरेडी बॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर, तो उसका तो मेल्टिंग बॉइलिंग कम ही होगा।
जो ऑलरेडी गैस है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग तो कम ही है, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। और जो हायर मेंबर्स है वो या तो लिक्विड है या तो क्या है, गैस है। तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग कितना है, तो अगर हम हाइड्रोकार्बन के साथ उसे कंपेयर करें, हैविंग इक्वल मोलिकुलर मास, सेम मोलिकुलर मास वाले हाइड्रोकार्बन के साथ अगर आप कंपेयर करते हो उसके हेलाइड्स को, तो आप बताइए हाइड्रोकार्बन का मेल्टिंग बॉइलिंग ज्यादा होगा, पहले से बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या हेलाइड्स का? रीजन मैं आपको पूछूंगा, व्हाई? अगर मोलिकुलर मास लगभग दोनों का सेम है तो हाइड्रोकार्बन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पोजेस करने वाले कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या हेलाइड वाले का? आपका लॉजिक क्या कहता है? कुछ बोलना चाहोगे? हमने एक नेचर पढ़ा इसका, हेलाइड्स का, अगर आपको याद है तो। कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैसा होता है? आगे, कोवेलेंट। पक्का? हमने कुछ लिखा था ऊपर, इसको कुछ कहा था आपने, पार्शियल चार्ज वाला। पार्शियल चार्ज। पार्शियल चार्ज, इसको कहा क्या था, दे आर पोलर इन नेचर। पोलर। हाँ पोलर है, ऐसा कहा था ना कि भाई कार्बन हेलाइड बॉन्ड्स आर पोलर, मतलब ये कंपाउंड्स जो है वो पोलरिटी पोजेस करते हैं। वाइल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स है हाइड्रोकार्बन्स में, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, दे आर नॉट पोलर, बराबर है, दे आर नॉन पोलर इन नेचर। तो पोलर पोलर के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो अट्रैक्शन ज्यादा, समझिएगा, अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा तो उसे तोड़ने के लिए हमें हीटिंग ज्यादा देनी पड़ेगी। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका ज्यादा होगा, हेलाइड का ज्यादा होगा। व्हाई? because the carbon halogen bonds are polar in this type of compounds, while carbon hydrogen bonds present in hydrocarbon are weaker or non-polar with respect to हेलोजेंस। तो हाइड्रोजन्स और सॉरी हाइड्रोकार्बन्स और हेलोजेंस वाले जो कंपाउंड है जिसे हम हेलाइड्स कहते हैं, उसे अगर आप कंपेयर करते हो एक दूसरे के साथ, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? तो आपको याद रखना है कि विथ रिस्पेक्ट टू पोलरिटी एंड नॉन पोलरिटी, halides shows higher boiling point with respect to related hydrocarbons having similar molecular mass। और एग्जैक्ट सेम ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट लगभग लगभग सेम हो, कंपेरेटिवली सेम हो, हम ये कह सकते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू हेलाइड्स। ये तो बात हुई कि हाइड्रोकार्बन और हेलोजन के बॉइलिंग पॉइंट की कंपैरिजन करने की बात हुई। हम अगर सेम अल्काइल ग्रुप लेकर बैठे, मान लीजिए CH3CH2I लिया है, CH3CH2Br लिया है, CH3CH2Cl लिया है और CH3CH2F लिया है, तो इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? देखो दोनों अलग अलग वर्ड बोल रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये चीजें लिक्विड है ऑलरेडी, खास याद रखिए, तो हमें मेल्टिंग पॉइंट नहीं बोलना है। नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर ये लिक्विड है तो हम क्या कंपेयर करेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे, याद रखिए, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन लिक्विड फॉर्म, बराबर है। तो अगर ये चार कंपाउंड ऐसे लिए हमने जिसका अल्काइल ग्रुप सेम है, तो अब जो मेल्टिंग बॉइलिंग में जो चेंज होंगे, पर्टिकुलरली बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, पहले तो बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, तो सिर्फ हमें हेलोजन कौन सा है वो देखना। अगर हेलाइड बड़ा है, खास याद रखिए, साइज बड़ी है हेलोजन की अगर, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, खास याद रखिएगा, अगर साइज बड़ी है तो बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होगा। मतलब आयोडाइड जो है, या अल्काइल आयोडाइड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसकी रिस्पेक्ट में, या अल्काइल ब्रोमाइड की रिस्पेक्ट में। और अल्काइल ब्रोमाइड की साइज बड़ी है किससे, क्लोरीन से, तो अल्काइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसकी रिस्पेक्ट में, अल्काइल क्लोराइड की रिस्पेक्ट में। और सबसे कम कौन होगा, तो अल्काइल फ्लोराइड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम याद आपको रखना है, बराबर है। और ये साइज बढ़ती है ना, तो उसके साथ साथ मास भी ज्यादा है, वो भी आपको याद रखना है। आयोडीन का मास ज्यादा है किससे, ब्रोमीन से। ब्रोमीन का मास ज्यादा है किससे, क्लोरीन से। और क्लोरीन का मास ज्यादा है किससे, फ्लोरीन से। तो एज द साइज एंड मास इंक्रीजेस, boiling point also increases if the halides having similar alkyl
ग्रुप, ये याद रखना है, बराबर है। और साथ साथ में इसका रीजन क्या है कि भाई मास या साइज बढ़ने से क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो आपको रीजन में लिखना है ड्यू टू इंक्रीमेंट इन वांडरवाल फोर्सेस। ये नाम आपने सुना 11th में। वांडरवाल फोर्सेस जो है वो कोई भी दो चीजों के बीच में होते हैं, जो एक वीक वांडरवाल फोर्स है। तो यहाँ पर जो है होगा क्या कि साइज जितनी बड़ी उतना सरफेस एरिया भी ज्यादा, और एरिया की वजह से वांडरवाल फोर्सेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, बराबर है। ये तो बात हुई हेलाइड अलग है और अल्काइल ग्रुप सेम है। तो अगर अल्काइल ग्रुप अलग है और हेलाइड सेम है, तो मतलब हेलोजन सेम है, तो मतलब कि कोई आपको ये कहे कि CH3I, CH3CH2I, CH3CH2CH2I, तो आपको क्या कहना है इसके बारे में, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और किसका कम? ये 11th में आप पढ़ चुके हो। एक सिंपल हमें ट्रेंड जो है वो फॉलो करना है। हेलोजन सेम है बट अल्काइल चेन बड़ी हो रही है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा? चेन बड़ी होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। हाँ, मतलब as the chain increases, boiling point also increases, बराबर है। मतलब जो हेलोजन है वो तो सेम ही है, अल्काइल चेन जो है उसकी लेंथ बढ़ रही है। तो इफ लेंथ ऑफ अल्काइल चेन इंक्रीजेस देन वी कैन से दैट बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। बट स्ट्रेट चेन है वो बढ़ रही है, खास याद रखिएगा। स्ट्रेट चेन बढ़ रही है। अगर ब्रांचिंग बढ़ रही है आइसोमेरिक हेलाइड से और ब्रांचिंग बढ़ रही है तो क्या होगा? ये तो तीन ही कार्बन है, तो ज्यादा कार्बन वाले में हम ब्रांचिंग देख सकते हैं। मान लीजिए पेंटाइल ब्रोमाइड आपने लिया है, ये नॉर्मल चेन है, इसका ही आइसोमर आप ऐसे लिखते हो CH3CH CH3CH2CH2Br, बराबर है। और आप तीसरा आइसोमर कुछ ऐसे लिखते हो जिसे हम नियोपेंटाइल ब्रोमाइड नाम देते हैं कॉमन नेम में, CH3CCH3CH3CH2Br। इसमें हमने जो कहा था 11th में वही रूल अप्लाई करना है, द ब्रांचिंग इंक्रीजेस बी रिमेंबर व्हाट हैपेंस, कैन एनीवन रिमेंबर? ब्रांच बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा या बढ़ेगा? इंक्रीज बढ़ेगा। पक्का? अब हाँ। आंसर चेंज मत करना, यस आपको याद ये रखना है। देखो चेन बढ़ेगी ना, इसलिए मैंने वहां पर वेट देकर बात की, थोड़ा ज्यादा वहां पर हमने ध्यान दिया कि अगर हेलोजन कॉमन है और चेन लेंथ बढ़ती है, स्ट्रेट चेन मैंने बोला भी, अगर स्ट्रेट चेन बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बट आइसोमेरिक कंपाउंड्स, अब देखो ये आइसोमेरिक कंपाउंड है, ये आइसोमेरिक नहीं था। आइसोमेरिक का मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो ये नीचे जो मैंने तीनों एग्जांपल लिखे ना वो आइसोमेरिक है, ध्यान दीजिए। सभी में 5 कार्बन है, एक ब्रोमीन है और 11 हाइड्रोजन है, बराबर है। तो ये सब सेम है, ये सेम नहीं थे और मेल्टिंग बॉइलिंग इंक्रीज हो रहा था। यहां पर तो सेम है तो मास भी सेम होगा। तो आप ये नहीं बता सकते कि मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहाँ तो मास तो सेम हो रहा है क्योंकि तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है सरफेस एरिया। ये स्ट्रेट चेन है मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगा। देखो ये एक ब्रांच हुई तो ये देखो एरिया कम हुआ क्योंकि ये छोटा हो रहा है, ये और छोटा हुआ। मतलब ध्यान से देखो ना, तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती है ये सर्क्यूलर मतलब कि स्फेरिकल शेप जो है वो गेन कर रहा है। और सबसे कम एरिया कोई भी वॉल्यूम का अगर आप बनाना चाहते हो ना तो उसे स्फीयर बना दो। कोई भी XYZ वॉल्यूम अमाउंट लेकर आप बैठे हो कोई चीज का, उसे सबसे कम सरफेस एरिया में एडजस्ट करना है ना, तो एक ही रास्ता है और वो स्फेरिकल शेप उसका, बराबर है। तो आप जब वाटर की बात करो तो उसकी बूंद जो है वो अलग हो जाए टेप से, तो स्फेरिकल शेप क्यों गेन कर लेती है? तो उसका रीजन ये है कि वो अपने आप को कम से कम एरिया में एडजस्ट करना चाहते हैं, कम से कम वॉल्यूम में एडजस्ट करना चाहती है। सरफेस एरिया कम हो तो उस तरीके से वो स्फीयर बनती है। तो यहां पर वांडरवाल फोर्सेस जो है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो। एंड इफ ब्रांचिंग इंक्रीजेस देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, याद रखिए। इफ स्ट्रेट चेन इंक्रीजेस
then boiling point increases. But if branching increases having similar molecular formula like compounds, then boiling point decreases. बराबर है? तो ये याद रखना है, आपके दिमाग में घुसा लो, शॉर्टकट आपको याद होना ही चाहिए कि सिमिलर मोलिकुलर मास वाले अल्काइल हैलाइड में अगर ब्रांच बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। बराबर है? अगर स्ट्रेट चेन बढ़ती है, चेन बढ़ती है, यहां पर वर्ड आया स्ट्रेट चेन बढ़ती है, तो वहां पर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ब्रांच बढ़ेगी तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। बराबर? ये तो बात हुई अल्काइल हैलाइड्स के अलग अलग वेराइटी की। एराइल हैलाइड क्यों बाकी रह जाए भाई? बराबर ना? अगर हम एराइल हैलाइड की बात करें तो वहां पर सिंगल हेलोजन के लिए तो सेम चीज आएगी भाई, क्लोरोबेंजीन की रिस्पेक्ट में ब्रोमोबेंजीन क्या है, उसके रिस्पेक्ट में फ्लोरोबेंजीन क्या है। सिंगल सब्स्टिट्यूशन के लिए तो वही चीज ऊपर जो हमने देखा था वो, कि भाई हेलोजन की साइज बढ़ी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बराबर है? तो ऐसा ट्रेंड हम वहां पर लिखेंगे। बट अगर डाई हेलाइड की बात आए, दो सेम हेलोजन जुड़े हो, तब आइसोमेरिज्म वहां पर होता है। कि मान लीजिए दो ब्रोमीन जुड़े हैं तो वो इस तरीके से जुड़ सकते हैं। ये डेरिवेटिव को क्या नाम देते थे? जरा याद करो, कॉमन वाला इसको क्या नाम देते थे, और लास्ट वाले जो मैं लिख रहा हूं उसको क्या नाम देते थे? आईयूपीएससी तो आपको पता है। कॉमन क्या था ये दोनों का? ये पहले का नाम क्या था? कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है ये? ऑर्थो, मेटा, पेरा, क्या ऑर्थो। है ये? पहला वाला ऑर्थो, तो ये ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन है। अब तो आपको पता चल ही गया, मेटा। ये हो जाएगा मेटा। और लास्ट वन वाला जो है वो है पेरा डाइब्रोमोबेंजीन। बराबर है? देखो यहां पर दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में वेराइटी दिखेगी। बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो तीनों का लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम है। ऐसा क्यों, वो भी हम जस्टिफाई करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में क्या देखा जाता है कि ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन और मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, लगभग लगभग दोनों सेम होता है। बट ये पेरा डाइब्रोमोबेंजीन है, इट इज समवट हायर। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो उसका हाई होता है, याद रखिए। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो तीनों का लगभग इक्वल होता है। ऐसा क्यों? तो उसका रीजन ये है कि ऑर्थो में ये दोनों हेलाइड नजदीक नजदीक है, इसमें थोड़े दूर है और इसमें तो एकदम दूर है। तो जो एक दूसरे को रिपल्जन फील होगा, क्या वर्ड दिया था ये रिपल्जन को, अगर किसी को याद है तो? स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ज्यादा होगा किसमें? ऑर्थो में, क्योंकि वो नजदीक नजदीक है, मतलब रिपल्जन ज्यादा। ऑलरेडी वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और हम उसे हीट देकर मेल्ट या बॉइल करना चाहते हैं। अब पहली बात ये, जब ये सॉलिड फॉर्म में है तो उसके मोलिक्यूल कौन से आइसोमर में सबसे ज्यादा नजदीक नजदीक अरेंज हो पाएंगे? तो वो पेरा में, क्योंकि वो सिमेट्रिकल मोलिक्यूल है, कम से कम रिपल्जन है, तो उसके मोलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक रह जाएंगे। सारे आइसोमर पेरा वाले ही होंगे उसमें, तो वो मोलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरीके से एडजस्ट हो पाते हैं जब वो सॉलिड है। और जब सॉलिड है ना, तब आप उसे टेम्परेचर देते हैं तो पहले वो मेल्ट होकर लिक्विड बनता है, मतलब पहले उसका मेल्टिंग पॉइंट आता है। तो ये मेल्ट होता है, उसकी लेटाइस अच्छी बनी हुई होती है, लेटाइस मतलब अरेंजमेंट अच्छी बनी हुई होती है, तो उसे तोड़ने के लिए थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर ज्यादा चाहिए तो पेरा का बॉइलिंग सॉरी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। देखो मैं वर्ड मेल्टिंग पॉइंट बोल रहा हूँ फिर से। और मेटा और ऑर्थो का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग लगभग क्या होता है? सेम होता है। बराबर है? बट अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो तीनों का लगभग इक्वल है। हाँ, थोड़ा ये, थोड़ा मतलब एकदम रेयर की बात कर सकते हैं, पेरा का थोड़ा ज्यादा है, बट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लगभग लगभग तीनों का सेम है। वाई? तो उसका रीजन ये है कि जब आपने उसे हीट करके मेल्ट किया ना, तो उसकी क्रिस्टल क्रिस्टल मतलब थ्री डायमेंशनल जो लेटाइस थी, अरेंजमेंट थी, वो तो टूट चुकी। मतलब उसके, ये एक मोलिक्यूल और ऐसा ही दूसरा मोलिक्यूल है, ऐसे अनगिनत मोलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके पड़े रहे हो, तो वो वाले जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो तो खत्म हो चुके हैं। तो अब जो एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फोर्सेस थे, जिसे हम इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस कहेंगे, वो तो मेल्टिंग पॉइंट के टाइम कैलकुलेशन में आ गए। मतलब उतना टेम्परेचर तो आपने दे दिया।
अब तो सारी चीजें लिक्विड है, ऑर्थो मेटा पैरा, और फोर्सेस भी लगभग लगभग सेम है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट भी नियर बाई क्या होंगे, सेम होंगे, याद रखना है, बराबर है। तो खास आपको ध्यान देना है कि डाई हेलाइड्स जो है, अल्काइल और एराइल दोनों का अगर पूछे तो एराइल में आपको मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस देखने को मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट में इतना बड़ा डिफरेंस होता नहीं है। तो आपको पूछ सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट पेरा वाले जो डाइमर्स है, डाई हेलाइड्स है, उसमें क्यों ज्यादा होता है, तो आपको आंसर देना है ड्यू टू इट्स लेटाइस अरेंजमेंट। तो लेटाइस अरेंजमेंट सॉलिड में ही होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट में ये चेंज देखने को मिलता है, बॉइलिंग पॉइंट में देखने को मिलता नहीं है, बराबर है। ये बात हुई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। लास्ट थिंग्स आर डेंसिटी एंड सोल्यूबिलिटी। डेंसिटी में ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं देना है कि जनरली मास इंक्रीजेस देन डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, ये देखा गया है। एज द मास इंक्रीजेस, मोलिकुलर मास इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। हाँ, जो छोटे मोलिक्यूल्स है, लाइक प्रोपाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड है, ये ऐसे है कि जिसकी डेंसिटी पानी से कम है। पानी की कितनी डेंसिटी है वाटर की, आप सबको पता है, हम वन वन। लेते हैं, बराबर है, तो वन से कम है, ये आप कह सकते हो। बट इससे बड़े जितने भी मोलिक्यूल्स है, प्रोपाइल ब्रोमाइड ही क्यों ना हो, क्योंकि क्लोरीन से तो वो साइज में बड़ा है, तो ऐसे जो मोलिक्यूल्स है, या ये चेन लंबी है, प्रोपाइल से ज्यादा आयोडीन आए या कोई दो क्लोरीन आ जाए, तो भी उसकी जो डेंसिटी है वो वन से ज्यादा ही होगी। मतलब मेजोरिटी ऑफ देम शोज हायर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। पानी से ज्यादा डेंसिटी वाले ही अल्काइल हैलाइड ज्यादातर मिलेंगे, सिवाय कि C3H7Cl या उससे कम मोलिकुलर मास वाला कोई हैलाइड आपके पास हो, तो उसकी डेंसिटी पानी से कम हो सकती है, बराबर है। ये वन नहीं है, वन से कम है, ये मैं कहना चाहता हूं आपको, बराबर है, लेस देन वन। डेंसिटी ऑफ C3H7Cl इज लेस देन वन, बट other than that we can say that highly having higher molecular mass, all the halide shows more density with respect to water, 1 point something 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 आपको मिलेगा ही। बट ये सिंपल रूल है कि मास इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, तो इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। बट सोल्यूबिलिटी है, उसमें थोड़ी वेराइटी देखने को मिलती है, क्योंकि सोलवेंट अलग तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होती है, अलग होती है। जनरली हम बात करें हेलो अल्केन्स की, तो हेलो अल्केन्स जो है वो पानी में स्लाइटली सोल्यूबल होता है, पार्शियली हम कह सकते हैं, बहुत कम डिजोल्व हो जाता है किसमें, पानी में। उसका रीजन क्या है कि ये जो अल्काइल हैलाइड्स जो है वो पानी में कम सोल्यूबल क्यों है। एक्चुअल बात तो ये कि होने ही नहीं चाहिए, ये पानी में इनसोल्यूबल रहना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और ये वाटर है। बट इसमें थोड़ी पोलैरिटी जो है, पार्शियल पोलैरिटी की वजह से वो वाटर में स्लाइटली क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। और जैसे जैसे ये चेन बढ़ती है, सोल्यूबिलिटी क्या होनी चाहिए भाई, बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए, कोई मुझे बताएगा। ये दोनों में से कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा पानी में, भले एक तो कम ही है, बहुत कम है, बट ये दोनों में कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा और कौन कम सोल्यूबल होगा, इथाइल हैलाइड या प्रोपाइल हैलाइड, एंड व्हाई। पानी में कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा। अब देखो ये जो चेन है पूरी वो नॉन पोलर है, और ये सिर्फ एक्स पोलर है, तो अगर नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा तो पानी में सोल्यूबिलिटी कम होगी, ये याद रखिए, क्योंकि पानी पोलर है और वो पोलर चीजों को ज्यादा डिजोल्व करेगा। तो ये नॉन पोलर चेन बढ़ रही है तो पानी में सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई halides having higher molecular mass and having a straight chain are less soluble in water with respect to the smaller molecules or smaller halides। बट अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, याद रखिए, अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हम ले रहे ईथर से, बेंजीन से, ऐसे, तो ऐसे जो हेलाइड्स है वो उसमें ज्यादा सोल्यूबल होंगे या स्ट्रोंगली जो है वो बॉन्ड बना सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीजेस, बराबर है। तो वो इंक्रीज होती है, ज्यादा होती है, वो याद रखिएगा। अगर हम इसे ऑर्गेनिक सोल्वेंट में डिजोल्व करें तो वो इजीली डिजोल्व हो जाता है।
क्योंकि उसके जो बॉन्ड बन रहे हैं जब हम मिक्स करते हैं ना तो नए बॉन्ड फॉर्म होता है सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रायर वन. While we dissolve the halides in water, then what happen? The newly formed bond are weak with respect to older one. So they are slightly soluble or insoluble in water, हम ये कह सकते हैं. बराबर, ये बात थी फिजिकल प्रॉपर्टीज की. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज. और केमिकल प्रॉपर्टी को केमिकल रिएक्शंस भी कहा जाता है, याद रखिए दोनों सेम है, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज. कि ये जो अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड है वो कौन कौन से दूसरे कंपाउंड्स के साथ जो है वो रिएक्ट होते हैं, कौन कौन से टाइप के रिएक्शंस देते हैं, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हुई. तो हमें 3 टाइप के रिएक्शंस पढ़ने हैं हैलाइड्स के. उसमें पहला है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस. ये सबसे अहम टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो है वो, और वो भी कैसे है तो सब्स्टिट्यूशन वाला. न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है बट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है. मतलब कुछ जाएगा और कुछ आएगा तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. बराबर है. दूसरे जो रिएक्शन है वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस, जिसमें कुछ एंटर नहीं होता. एक मॉलिक्यूल में से मल्टीपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, रिएक्टेंट एक हो और प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन सकती है, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस उसे हम कहते हैं. और लास्ट वन हमें पढ़ना है रिएक्शंस विद मेटल. ये जो अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड है वो मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट होता है. बट ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो है, पर्टिकुलरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी पूछी जाती है. SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, 2 टाइप की मैकेनिज्म्स है. रिएक्शन एक ही है बट वो 2 तरीके से हो सकता है. उसकी मैकेनिज्म है ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म. तो सबसे पहले तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या है या न्यूक्लियोफाइल क्या है वो पहले आपको याद करना होगा. किसी को याद है? हमने 11th में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल नाम के 2 स्पीसीज पढ़ाए थे. किसे हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे? जो न्यूक्लियस की तरफ attract- Oh, good, very good. The species which attracts towards nucleus, और न्यूक्लियस को जो अट्रैक्ट करे अपनी ओर या खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल्स. मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज जो है उसे हम न्यूक्लियोफिलिक कहेंगे या न्यूक्लियोफाइल कहेंगे. बराबर है. इसका मतलब तो ये हुआ कि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, तो उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? जो खुद नेगेटिव होगा वो, या ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिसके ऊपर लोन पेयर हो, क्योंकि आपको पता है लोन पेयर का मतलब नेगेटिव चार्ज है. बराबर है. तो नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर बियर करके रखा हो या फिर वो खुद न्यूट्रल हो जिसके ऊपर लोन पेयर हो, ऐसे कंपाउंड्स न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं. बराबर. और हेलो अल्केन्स के साथ ये इजीली रिएक्ट क्यों होते हैं? तो उसका रीजन ये है कि आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है वो अल्काइल ग्रुप में कार्बन तो है ही और हेलोजन है, और हम जो न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, मान लीजिए कि NaOH आपने डाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें से OH ग्रुप जो है वो इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये नेगेटिवली चार्ज है कि नहीं? बराबर है. तो इसे हम न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं. तो ये कहां पर अटैक करेगा और क्यों करेगा? तो हमने ये बोला है आगे कि भाई कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स आर पोलर. कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है. तो आप मुझे बताइए कि ये न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा? पहले खुद नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर. कार्बन के ऊपर, ओबियस है. तो ये जो चीज है उसमें से हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और हेलोजन दूर हो जाएगा एज ए नेगेटिव चार्ज. आपके दिमाग में ये होना चाहिए सर आपने तो कहा NaOH डाला, तो हम कंफर्म है NaOH डाला, पर उसका सोडियम प्लस है ना वो स्पेक्टेटर आयन है, याद रखिए, इसलिए हमने उसे लिखा नहीं है, क्योंकि ये सोडियम प्लस जो है वो एट द एंड हेलोजन के साथ मिलेगा बस, बाकी कोई फर्क नहीं है. बट उसकी
जो चार्ज है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं हुआ, ना तो उसने इलेक्ट्रॉन लिए ना तो उसने इलेक्ट्रॉन दिए। ऐसे स्पीसीज को हम स्पेक्टेटेड आयंस कहते थे, याद करिए। बट इसमें चेंज हो गया भाई, जो अल्काइल हैलाइड था उसमें जो नेगेटिव पोर्शन है वो चेंज हो गया, आप ध्यान से देखिए, बराबर है। और नेगेटिव पोर्शन का मतलब है न्यूक्लियोफाइल, और वो चेंज हुआ, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन। तो ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहा जाता है। बट ये दो तरीके के होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। बट इससे पहले एक स्पेशल केस जो है वो हमें ध्यान में लेना है कि सम न्यूक्लियोफाइल्स कैन ज्वाइन विद द अदर मोलिक्यूल्स विथ द हेल्प ऑफ मोर देन वन साइट। एक से ज्यादा साइट उसके पास ऐसी होती है थ्रू विच इट कैन अटैक द अल्काइल हैलाइड और अदर मोलिक्यूल्स, जैसे कि साइनाइड। आपने ये वर्ड सुना है साइनो कंपाउंड्स या साइनाइड। उसमें एक्चुअली में क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और माइनस चार्ज तब देखा जाता है कार्बन के ऊपर। बट वो अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करता रहता है कंटिन्यूअसली। कभी कभी ऐसा भी बनता है कि कार्बन की पेयर एक बिना यूज्ड पड़ी रहे और नाइट्रोजन के ऊपर यहां माइनस चार्ज है। बट ये जो दोनों स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, तो इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो एक बार स्ट्रक्चर आपको ऐसा मिलता है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, इसका मतलब ये अगर स्ट्रक्चर अटैक करता है तो वो कार्बन के थ्रू अटैक करेगा। बट दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें वो नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करेगा। तो अगर दिया गया न्यूक्लियोफाइल ऐसा है जिसके पास एक से ज्यादा साइट है थ्रू विच इट कैन अटैक द डिजायर्ड एंटिटी और मोलिक्यूल, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को एक नया नाम दिया जाता है और उसे कहा जाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये पढ़ चुके हैं हम 11th में, बट फिर से ये याद करेंगे क्योंकि ऐसा वर्ड शायद आपको याद ना हो। एक से ज्यादा साइट से अगर अटैक कर सकता है कोई न्यूक्लियोफाइल तो उसे क्या नाम देंगे भाई, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ऐसा ही एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी है, नाइट्रो ग्रुप, NO2। यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड होता है, तो ये नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैक कर सकता है, ऑक्सीजन के थ्रू भी अटैक कर सकता है। अगर नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करे तो उसे नाइट्रो ग्रुप ही कहते हैं, बट अगर ऑक्सीजन के थ्रू अटैक करे तो उसे नाइट्राइट ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि उसकी लिंकेज अलग है, ज्वाइन होने का जो पॉइंट है वो अलग है, तो उसके नाम भी तब अलग बोले जाते हैं। बट ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो एक से ज्यादा साइट के थ्रू जुड़ सकते हैं, कोई हेलाइड के साथ या कोई दूसरे मोलिक्यूल के साथ, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम क्या कहेंगे, इम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। और उसके नाम भी अलग होते हैं, जैसे ये कार्बन के थ्रू अगर जुड़े साइनाइड वाला ग्रुप जो है वो, तो उसे साइनाइड कहा जाता है, अल्काइल साइनाइड। बट अगर नाइट्रोजन के थ्रू जुड़े तो उसे अल्काइल आइसोसाइनाइड कहा जाता है, वो याद रखिए। आगे वर्ड आइसो जो है वो लगता है, बराबर है। तो ये अलग अलग नाम है, वो उसकी लिंकेज की वजह से है, याद रखिए। और अभी 5 मिनट है हमारे पास, हम एक टाइप पढ़ लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। हमने रिएक्शन एक ऊपर ऐसा लिखा था, OH माइनस जो है वो अटैक करता है किसके ऊपर, कार्बन के साथ जो हेलोजन जुड़ा है उसके ऊपर, और बनता है क्या, कार्बन के साथ जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है और हेलाइड जो है वो रिमूव होता है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, बट इसकी जो मैकेनिज्म है, इसका जो वे ऑफ अकरेंस है वो अलग है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर टाइप की मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करे। ये बाइमोलिक्यूलर का मतलब क्या है कि ये रिएजेंट और ये रिएजेंट दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर ये रिएक्शन की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है, खास याद रखिए। दोनों जरूरी है, एक साथ ये रिएक्शन अकर होता है, दोनों मोलिक्यूल्स की अमाउंट तादाद जो है वो सही होनी चाहिए, बराबर है। तो ऐसे रिएक्शंस की जिसमें दो रिएजेंट की कंसंट्रेशन मायने रखती हो, जिसमें रिएक्शन का रेट दो रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता हो, ऐसे रिएक्शन को सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है, याद रखिए। जो हमने आगे केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, बराबर है, कि एक से
ज्यादा के ऊपर डिपेंड करे तो वो बाई मोलिकुलर, ट्राई मोलिकुलर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर हो सकते हैं। यहाँ पर दो रिएजेंट ऐसे है कि जिसकी कंसेंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये याद रखना है आपको। होता क्या है इसके मैकेनिज्म में, दोनों की मैकेनिज्म अलग है। फर्स्ट ऑर्डर वाला जो आएगा SN1 उसकी, और SN2 जो सेकेंड ऑर्डर वाला है उसकी। अब यहां पर हमने OH लिखा, वो तो OH ही है, बट ये जो CH3Cl, कार्बन की चारों वैलेंसी सेम प्लेन में नहीं होती, याद रखिए। दो वैलेंसी जो है वो एक ही प्लेन में होती है, जैसे कि हेलोजन और हाइड्रोजन, बट बाकी की दो वैलेंसी एक अबव द प्लेन होती है, मतलब कि प्लेन के बाहर। याद करिए, ये हमने डार्क और डॉटेड दो ऐसी चीजें हमने दिखाई थी, बराबर है। तो ये प्लेन के पीछे है, स्क्रीन के बाहर है, पीछे की ओर, ये याद रखिएगा। और ये स्क्रीन क्या आगे है। अब होता क्या है कि ये तो पार्शियल चार्ज है, ये OH अट्रैक्ट होगा कार्बन की ओर, बट वो जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि अभी हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो होगा क्या, ये धीरे धीरे जुड़ता जाएगा और ये धीरे धीरे रिलीज होता जाएगा। मतलब इन बिटवीन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कुछ ऐसा बना होगा कि जिसमें ये कार्बन के साथ हेलोजन भी पार्शियली जुड़ा हुआ है और ये OH भी पार्शियली जुड़ा हुआ है। अब यहां पर क्या होगा कि ये H तो प्लेन में था ही, ये दोनों थोड़े OH की तरफ थे मुड़े हुए, बट जैसे ही OH आता है उसके रिपल्जन की वजह से वो भी ये प्लेन में आ जाता है, सेम प्लेन में आ जाता है। बट ये बाहर की ओर रहेगा और ये पीछे की ओर रहेगा, ये याद रखना। एक हमारी तरफ, एक दूर है, और ये तीनों सेम प्लेन में, पेज के प्लेन में। बट विद इन अ माइक्रो सेकेंड हम इसे अलग नहीं कर सकते ये स्टेट को, क्योंकि इसमें कार्बन स्टेबल ही नहीं है, इसकी वैलेंसी में 5 एटम जुड़े हुए हैं। बट वो तुरंत क्या करता है कि हेलोजन को धक्का दे देता है और OH जो है वो कंप्लीटली जुड़ जाता है। मतलब चीज कुछ ऐसी होगी। आपने देखा एक चेंज हुआ इसमें, अगर ध्यान से देखो तो क्या चेंज हुआ, कोई कहेगा। ये इनिशियल में और फाइनल में, एक तो ये X की जगह OH आ गया, वो तो सबको दिखता है। दूसरी एक चीज चेंज हुई, अगर आप ध्यान देते हो तो क्या चेंज हुआ। प्लेन के पीछे जो हाइड्रोजन था उसकी जगह चेंज हो गई। हाँ, वेरी गुड। अगर यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं, तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं। देखो, इसका मतलब आप अम्ब्रेला खोलते हो तो जिस तरफ से अम्ब्रेला खुली है उसे उल्टी अम्ब्रेला हो जाएगी, देखो, बराबर है। और अम्ब्रेला का जो हैंड है वो भी उल्टा हो जाएगा। इसमें राइट हैंड साइड था, इसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें X था, इसमें क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। और ये जो चेंज हुआ पूरा, उसे कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन कहते हैं, या तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते। कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट, रिलेटिव अरेंजमेंट, कि कार्बन की रिस्पेक्ट में ये अरेंजमेंट कैसी है। तो ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका इन्वर्जन हुआ, कि इसमें जिस तरफ थी उससे बिल्कुल उल्टा हो गई। तो ये SN2 टाइप का रिएक्शन है। वो एक तो बायमोलिक्यूलर है, सेकेंड ऑर्डर है। इसमें जितनी भी प्रोडक्ट बनती है वो इन्वर्जन वाली बनती है। इन्वर्जन मतलब अरेंजमेंट पूरी क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, बराबर है। ये SN2 तक रखता